बस परिवहन की अनुमति। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 914। राज्य भर में सिर्फ 85 नए मरीज मिले। 120 लोगों ने कोविड को हराया। और रांची में शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक। विभिन्न समसामयिक विषयों पर होगा मंथन। भावी कार्यक्रमों की बनेगी रूपरेखा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार-बार हाथ धोएं। चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से डिजिटल इंडिया के लाभुकों से बातचीत की और उनके अनुभव जाने। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में तकनीक के माध्यम से बेहतर और पारदर्शी सेवाओं पर बल दिया। साथियों, दूर सुदूर तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने में भी डिजिटल इंडिया अहम भूमिका निभा रहा है। थोड़ी देर पहले बिहार के साथी ने मुझे बताया कि ई-संजीवनी ने कैसे इस मुश्किल समय में घर बैठे ही उनकी दादी मां के स्वास्थ्य लाभ की चिंता की। सबको स्वास्थ्य सुविधा मिले, समय पर अच्छी सुविधा मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसके लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक प्रभावी प्लेटफॉर्म पर भी काम चल रहा है। इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं, वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का भी विषय है और आकर्षण का भी विषय है। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक आरोग्य सेतु का कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी आज अनेकों देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं उनके देश में इस योजना का लाभ मिले। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। साथियों, कोविड काल में ही हमने अनुभव किया कि डिजिटल इंडिया ने हमारे काम को कितना सरल बना दिया है। आज तो हम देखते हैं कि कोई पहाड़ों से, कोई गांवों में बने होम स्टे से अपना काम कर रहा है। कल्पना कीजिए, ये डिजिटल कनेक्ट नहीं होता तो कोरोना काल में क्या स्थिति होती। कुछ लोग डिजिटल इंडिया के प्रयासों को सिर्फ गरीब से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस अभियान ने मध्यम वर्ग और युवाओं की जिंदगी भी बदल दी है। और हमारे ये जो आजकल ये जो मिलेनियल्स हैं, अगर आज ये सारा दुनिया न होती, टेक्नोलॉजी न होती, तो उनका क्या हाल होता। बिना सस्ते स्मार्टफोन, सस्ते इंटरनेट और सस्ते डेटा के उनके डेली रूटीन में जमीन आसमान का अंतर होता। इसलिए मैं कहता हूं, डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच।
डिजिटल इंडिया यानी पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट। डिजिटल इंडिया यानी समय, श्रम और धन की बचत। डिजिटल इंडिया यानी तेजी से लाभ, पूरा लाभ। डिजिटल इंडिया यानी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। साथियों, डिजिटल इंडिया अभियान की एक और खास बात रही है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के स्केल और स्पीड दोनों पर बहुत बल दिया गया। डॉक्टर्स डे के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चिकित्सकों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टरों के समुदाय को संबोधित करेंगे। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाने के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को कोविड-19 से लड़ने में सभी डॉक्टरों के प्रयासों पर गर्व है। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद झारखंड में जिंदगी तेजी से पटरी पर लौट रही है। सरकार ने अनलॉक के तहत जनता को अनेक रियायतें दी है ताकि जीवन और जीविका चलती रहे। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अब सभी जिलों की सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और रेस्तरां को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। स्टेडियम और पार्क वगैरह भी खुल सकेंगे। राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति होगी, लेकिन अभी अंतर्राज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी। निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा। दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा। दूसरे राज्य से झारखंड आने वालों को 7 दिन तक घर में रहना अब जरूरी नहीं होगा। हालांकि आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी। राज्य में शैक्षणिक संस्थान फिलहाल बंद ही रहेंगे। झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन की व्यवस्था भी जारी रहेगी और शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर इस दौरान खुले रहेंगे। बड़ी रियायतों के साथ इसे अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बार जो एक साप्ताहिक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ता था, उस तरह का कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया है और कहा गया है कि ये अगले आदेश तक के लिए ये प्रभावी होगा। और इस बार बहुत सारी रियायतें दी गई थी। अभी तक सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक की दुकानें खुलती थी, लेकिन अब इसकी मियाद बढ़ाकर रात के 8 बजे तक कर दी गई है। तो लोगों को एक और राहत देने की कोशिश की गई है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं कि जो शादी विवाह के लिए बैंक्वेट हॉल थे, शादी समारोह के लिए जो 10 आदमी की समय सीमा थी, उसको बढ़ाकर अब 50 आदमी तक कर दिया गया है। तो लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन अब भी जिम्मेदारी आपकी उतनी ही ज़्यादा है कि किस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान आप लोगों ने सरकार के दिशा निर्देश और गाइडलाइन का पालन कर राज्य में कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने का काम किया है। वो चेन आगे भी इसी तरह से टूटते रहना चाहिए, तभी इसकी जो हम कह सकते हैं कि महत्ता समझ में आएगी और जो तीसरी लहर की आशंका लगातार बनी है, उस आशंका से भी लोगों को निजात मिलेगी। और इसमें लोगों की सबसे बड़ी भूमिका है। सरकार ने अपनी तरफ से दिशा निर्देश जारी किया है, कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन अब भी जरूरी है कि लोग जो है एहतियात बरतें, कोरोना के तहत जो बचाव के गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें। तभी जो कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार तीसरी वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है, उससे हम बच सकते हैं और एक जो भयावह स्थिति दूसरे वेव में पूरे देश में देखने को मिली थी, वो स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए हमें जागरूक होने की जरूरत है और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की जरूरत है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 48,786 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 61,588 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मंत्रालय के अनुसार देश में 5,23,257 मरीज सक्रिय हैं। इधर झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 914 रह गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में सैंपल जांच में सिर्फ 85 नए मरीज मिले, जबकि इस अवधि में 120 लोगों ने कोविड को हराकर जिंदगी की जंग जीती। इस दौरान पूरे राज्य में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है।
वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की परिस्थितियों ने अधिवक्ताओं के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। फिजिकल कोर्ट नहीं चलने के कारण अधिवक्ताओं को आर्थिक तंगहाली का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना ने न्यायिक कार्य से जुड़े अधिवक्ताओं के समक्ष सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। झारखंड बार एसोसिएशन के सदस्य संजय कुमार विद्रोही के मुताबिक वर्चुअल कोर्ट चलने के कारण अधिवक्ताओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे कहते हैं कि अधिवक्ताओं के हितों का ख्याल रखते हुए गाइडलाइन के तहत फिजिकल कोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। ये पहले भी बोला हूं, अब भी बोल रहा हूं कि कोरोना की जो स्थिति अभी झारखंड में है उसको देखते हुए एसओपी के माध्यम से हम लोगों को फिजिकल कोर्ट चालू करना चाहिए, जैसे पूर्व में चालू किया गया था। कोर्ट ऑर्डर और एफआईआर की कॉपी समेत अन्य दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने के कारण भी अधिवक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्चुअल सुनवाई होने के बाद भी अधिवक्ताओं को न्यायालय में जाना जरूरी हो जा रहा है। पूरे ऑर्डर सीट को ऑनलाइन होना चाहिए। ऑर्डर सीट आपको देखना है तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। लंबे समय से वर्चुअल कोर्ट चलने के कारण अधिवक्ता अब मानसिक दबाव के साथ आर्थिक परेशानियों का सामना करने के लिए मजबूर दिख रहे हैं। परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई है कि जीविकोपार्जन के लिए अधिवक्ता अब कुछ दूसरे काम की तलाश में भी जुट गए हैं। लेकिन ऐसा स्टेज आ गया है कि अब हम वकालत छोड़ भी नहीं सकते हैं, जिस कारण से हम ये चाहते हैं कि हमें फिजिकल कोर्ट चालू कर देना चाहिए। अधिवक्ता अपना लाइसेंस। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने गरीबों की महामारी की पीड़ा को काफी हद तक संक्रमण की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। इसके लिए वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था की है, लेकिन काम के दौरान आ रही परेशानियों को देखते हुए अधिवक्ताओं द्वारा गाइडलाइन के तहत फिजिकल कोर्ट शुरू करने की मांग की जा रही है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने गरीबों की महामारी की पीड़ा को काफी हद तक साझा किया है। संक्रमण काल में इस योजना से गरीब परिवारों को बड़ा सहारा मिला है। कोरोना की पहली लहर का दर्द अभी लोगों के जेहन से उतरा भी नहीं था, तभी इसकी दूसरी लहर ने आकर और भी ज्यादा तबाही मचा दी। जान माल की जो क्षति हुई सो हुई ही, इसने लोगों की आर्थिक कमर पूरी तरह तोड़कर रख दी। खासकर रोज कमाने खाने वालों के लिए परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो गया। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि का इस वर्ष नवंबर माह तक विस्तार किए जाने से ऐसे लोगों के बैठ रहे दिल को न सिर्फ तसल्ली मिली, बल्कि उनका चूल्हा भी बूझने से बच गया। इस योजना ने गरीब और मजदूर परिवारों को कितना हौसला दिया है, ये मई और जून महीने का एक साथ प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज के चेहरे पर साफ दिख रहा है। परिवार को हम लोग का अनाज मिल रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से 30 किलो अनाज, चावल, गेहूं, ये सब मिल रहा है। तो हम लोग को प्रति व्यक्ति 5 केजी अनाज मिल रहा है। इससे हम लोग को बहुत राहत है। लाभुक बताते हैं कि उनका कामकाज छूट जाने से बाल बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल हो रहा था। भला हो केंद्र सरकार का, जिसने आड़े वक्त में हमारा ख्याल रखा। जब मिला राशन और गेहूं और चावल, तो हम लोग को कम से कम कुछ वक्त की अच्छे से खाने के लिए मिल रहा था। बंद हो गया है, खाने लिए मदद दो सरकार 5 केजी चावल और 5 केजी गेहूं उपलब्ध किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। उसी से हम लोग का बहुत मदद हो रहा है। रांची के रातू प्रखंड अंतर्गत बाजपुर की राशन डीलर चंपा देवी बताती हैं कि उनके यहाँ गांव के 196 कार्ड धारक हैं, जिन्हें समय पर इस योजना का लाभ मिल रहा है। वे बताती हैं कि इस विकट परिस्थिति में ये योजना गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। केंद्र सरकार जो दे रहा है प्रति व्यक्ति को 5 केजी चावल, 5 केजी गेहूं दे रहे हैं, तो जितना दिन देंगे उतना दिन हर गरीब को दे रहे हैं। जितना दिन देंगे उतना दिन हम लोग देंगे। दरअसल महामारी के घोर संकट में भी किसी गरीब की थाली सूनी न रहे, इस नेक इरादे से केंद्र सरकार ने योजना की शुरुआत की, जिसमें इस वर्ष नवंबर माह तक कार्डधारियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाता है। योजना का लाभ देश के करीब 80 करोड़ लाभुकों को बदस्तूर मिलना जारी है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट।
कोडरमा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना को लेकर आज से काम शुरू हो जाएगा। पीएम केयर्स फंड की से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट को लेकर सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कल स्थल का निरीक्षण किया और सिविल सर्जन समेत अन्य अधिकारियों के साथ प्लांट निर्माण को लेकर विचार विमर्श किया। इसके अलावा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने जिला मुख्यालय के बोनाकाली और राजा तालाब के निकट पौधारोपण भी किया और लोगों से भी ऑक्सीजन की उपलब्धता पर्यावरण में बनी रहे, इसे लेकर लोगों से भी पौधारोपण करने की अपील की। पैसा है, पहले भी पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर उपलब्ध कराया गया था। अभी ऑक्सीजन प्लांट की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि अगर सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट रहेगा तो यहाँ पे जो कोविड केयर सेंटर है निश्चित रूप से उससे लोगों को फायदा मिलेगा और फिर ये जो ऑक्सीजन के लिए जो बीच में अफरा तफरी मची ये परेशानी नहीं होगी। तो उसके माध्यम से पीएम केयर फंड के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना यहाँ कोडरमा सदर अस्पताल में हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 27,60,345 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 33,57,00,000 को पार कर गया है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। झारखंड के समस्त वासियों को नमस्कार। कराटे में हम लोग प्रत्यक्ष दुश्मन से बचाव की तकनीकों को प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं, लेकिन कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जो अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं देता। मैंने और मेरे काफ़ी प्रशिक्षकों ने वैक्सीन ले लिया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप भी कोविड का इंजेक्शन लें और हम सभी झारखंड वासी इस जंग में विजय प्राप्त कर सकें। आज हमारा झारखंड राज्य कोरोना संक्रमण की विपदा से संघर्ष कर रहा है, लेकिन कोई भी विपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सम्मिलित प्रयास से पराजित की जा सकती है। सरकार ने सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर आपके लिए टीकाकरण की शुरुआत की है। आप स्वयं कोविड का टीका लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जोहार। विराम के बाद खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। देश की ऐतिहासिक कर सुधार जीएसटी प्रणाली को लागू हुए आज 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी के सफर पर देखते हैं ये रिपोर्ट। चौदह अगस्त 1947 रात को 12 बजे देश की स्वतंत्रता की उस पवित्र महान घटना, ये स्थान उनका साक्ष्य है। 26 नवंबर 1949 देश ने संविधान को स्वीकार किया। यही जगह उस महान घटना का भी साक्षी के रूप में है और आज वर्षों के बाद एक नई अर्थव्यवस्था के लिए, संघीय ढांचे की एक नई ताकत के लिए जीएसटी के रूप में इसी पवित्र स्थान से बढ़कर के मैं समझता हूं कोई और स्थान नहीं हो सकता है इस काम के लिए। 1 जुलाई 2017 यानी 4 साल पहले संसद भवन का केंद्रीय कक्ष गवाह बना देश में आजादी के बाद सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म का। ये एक ऐसा आर्थिक सुधार था जिसे लागू करने के लिए देश ने लंबा इंतजार किया। करीब 17 सालों की मेहनत और केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों के बाद जीएसटी काउंसिल ने 18 बार लंबी चर्चा की और आखिरकार 1 जुलाई 2017 को आधी रात से देश को नया टैक्स सिस्टम मिला, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी, जिसने सारे देश को एक साझा बाजार बना दिया।
जीएसटी काउंसिल 18 बार मिल चुकी है। कुछ बैठकें सुबह से शाम तक और 2-2, 3-3 दिन चलती हैं और एक भी निर्णय पर वोट करवाने की आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी। हर एक निर्णय सर्वसम्मति से हुआ, बिना किसी डिसेंट के। एक एक कमोडिटी का टैक्स सर्वमत से तय हुआ और उसके पीछे भी 2 सिद्धांत थे कि एक, आम और गरीब आदमी पर ज्यादा बोझ ना पड़े और इसका स्वाभाविक एक लाभ हमारे देश को होने वाला है। आज की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में राज्यों में और केंद्र में मिलाकर 17 ट्रांजैक्शन टैक्स हैं, 1717, 23 सेस हैं। उन सब को समाप्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर केवल एक टैक्स रहेगा। जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में 122वां संशोधन करना पड़ा। फिर राज्यों की विधानसभाओं में इसे स्वीकार करने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और देश को जीएसटी व्यवस्था लागू करने के लिए संवैधानिक आधार मिला। जीएसटी का नया तंत्र केंद्र और राज्यों दोनों को समान कर लगाने का अधिकार देता है और यही वजह है कि देश के संघीय ढांचे को बरकरार रखते हुए देश के टैक्स सिस्टम में अभूतपूर्व बदलाव किए गए हैं। जीएसटी के लागू हुए 4 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ है। का पत्थर साबित हुआ है। इसने करों की संख्या, अनुपालन बोझ और आम आदमी पर समग्र कर बोझ में कमी की है, जबकि पारदर्शिता, अनुपालन और समग्र संग्रह में काफी वृद्धि हुई है। केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर पारिजात का पौधा लगाकर देशव्यापी वन महोत्सव अभियान की शुरुआत की। इस दौरान श्री जावड़ेकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में पिछले 7 सालों में 15,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक वृक्ष संपदा बढ़ी है। आज देश भर में वन महोत्सव का प्रारंभ होता है। जुलाई में वर्षा होती है तो ऐसे समय पे लगाए पेड़ बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं। इस साल जून के पिछले 15-20 दिन में बारिश कम हुआ है, लेकिन हमारी आशा है कि अब बारिश बहुत होगी। हम लोगों को एक ही अपील करेंगे कि वन महोत्सव में पेड़ लगाए। और पेड़ लगाना केवल काफी नहीं है, पेड़ को 3 साल संभालना पड़ता है। Plant a tree and ensure its growth. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दे दी है। प्रोजेक्ट से भारत के गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचाने का खाका खींचा गया। कोरोना से प्रभावित सेक्टर को आर्थिक मदद देना हो या फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का फैसला, वित्त मंत्री द्वारा 2 दिन पहले घोषित 6.28 लाख करोड़ के वित्तीय पैकेज को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। रांची में शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक हो रही है, जिसमें विभिन्न समसामयिक विषयों पर मंथन होने और भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार होने की संभावना है। बैठक में राज्य सरकार के 1.5 वर्ष के कार्यकाल की समीक्षा की जाएगी। साथ ही राज्य में भाजपा की स्थिति को मजबूत करने की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। आज की बैठक में कुल 4 सत्र होने हैं। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि, प्रदेश
प्रदेश प्रभारी और सांसद दिलीप सैकिया, सह प्रभारी एवं सांसद सुभाष सरकार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद अन्नपूर्णा देवी, राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद हैं। सिमडेगा जिले में पुलिस ने हत्या के आरोप में महाबुआंग थाना क्षेत्र से एक युवक को गिरफ्तार किया है। जिले के उपायुक्त डॉक्टर शम्स तवरेज ने बताया कि गिरफ्तार युवक हत्या की बात स्वीकार की है। वहां से एक अजीबोगरीब त्रिकोणी प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। ये हत्या प्रेम प्रसंग में की गई। असारुल लोहरा जो सूचक है, इसने थाने में आकर बताया है कि उनकी छोटी बहन 18 वर्षीय कोडरमा जिले में एनजीटी की रोक के बावजूद धड़ल्ले से बालू का कारोबार जारी है। जिला प्रशासन की ओर से अवैध बालू के कारोबार को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। आज सवेरे तिलैया थाना क्षेत्र के मोरियावा और सतगावा थाना क्षेत्र में भी छापेमारी कर तकरीबन 1 दर्जन बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया है, जबकि इसके चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिला खनन पदाधिकारी महेश सरकार ने बताया कि बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों की जब बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है IIT ISM धनबाद का, जिसने अपनी उच्च शैक्षणिक पद्धति से पूरे हिंदुस्तान का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यहाँ बच्चों को तराश कर न केवल एक बेहतरीन मानव श्रम में तब्दील कर दिया जाता है, बल्कि यहाँ के छात्र देश दुनिया में भी अपने हुनर से कामयाबी का झंडा गाड़ रहे हैं। साथ ही यहाँ अध्ययनरत छात्र इलाके के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी आविष्कार के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे बच्चों को न केवल आर्थिक सहायता दे रहे हैं, बल्कि शिक्षक भी उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए ये प्रेरक रिपोर्ट। के नाम से प्रसिद्ध धनबाद को झारखंड की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। यही कारण है कि यह शहर अपने आप में अनूठा है और यही है विश्व प्रसिद्ध IIT ISM संस्थान, जिसने देश को कई इंजीनियर और काबिल अधिकारी दिए हैं। यहाँ के छात्र न केवल उच्च शिक्षा से परिपूर्ण हैं, इनके दिलों में समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भी बोध है। अब संस्थान के संसाधनों और शिक्षण व्यवस्था का लाभ दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। डिजिटल इंडिया के लाभुकों से प्रधानमंत्री का संवाद, तकनीक के माध्यम से बेहतर और पारदर्शी सेवाओं पर बल। डॉक्टर्स डे के अवसर पर प्रधानमंत्री आज चिकित्सकों को भी करेंगे संबोधित। अनलॉक के तहत सभी दुकानें अब रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां खोलने की इजाजत। राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 914। राज्य भर में सिर्फ 85 नए मरीज मिले। 120 लोगों ने कोविड को हराया। और रांची में शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक। विभिन्न समसामयिक विषयों पर होगा मंथन। भावी कार्यक्रमों की बनेगी रूपरेखा। प्यारे बच्चों,
कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा